29 नवंबर 2005 को पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम चल रहा था। डॉक्टरों का एक पैनल एक डेड बॉडी से 10, 20, 30, 40 नहीं लगभग 60 बुलेट्स निकाल चुका था। उस डेड बॉडी के सीधे हाथ की तरफ भी 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी। वहां से भी बुलेट्स निकालने की कार्रवाई की जा रही थी, जबकि उल्टे हाथ की तरफ भी 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी। उन डेड बॉडीज से भी बुलेट्स निकालने की कार्रवाई की जा रही थी, पर सबसे अधिक अगर कहीं से बुलेट्स निकल रही थी तो वो बीच वाली बॉडी थी, वो सेंटर वाली बॉडी थी, जहां से चिकित्सकों ने लगभग 60 बुलेट्स बरामद कर ली थी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई अपने अंतिम चरण में ही थी कि एक कोडिंग मैसेज, एक कोडिंग लैंग्वेज में मैसेज 2 लोगों के बीच मोबाइल पर गुफ्तगू पूरे जनपद में चल रही थी। एक व्यक्ति दूसरे को फोन कर यह कह रहा था, जय श्री राम, चोटी कट गई है। फिर वो व्यक्ति जब इस मैसेज को सुनता तो वो बहुत राहत की सांस लेता और वो फिर तीसरे व्यक्ति को फोन करके ये सूचना देता कि जय श्री राम, चोटी कट गई है। ये जो कोडिंग लैंग्वेज में इन लोगों में फोन पर गुफ्तगू चल रही थी, इसको वो खुद ही डिकोड कर लेते और फिर वो बहुत राहत की सांस ले रहे थे। जैसे ही ये मैसेज कि 7 लोगों की मृत्यु हो गई है उस विधानसभा के लोगों तक पहुंचा, वहां के लोग आक्रोशित हो गए, उनकी आंखों में खून उतर आया और वो सड़कों पर आ गए। आगजनी की घटनाएं शुरू हो गईं। आसपास के थानों की फोर्स को विधानसभा के हाईवे पर भेज दिया गया, क्योंकि भारी संख्या में वहां हाईवे पर लोग समर्थक मौजूद हो चुके थे। जिस शख्स की डेड बॉडी से 60 गोलियां निकल चुकी थी, 60 बुलेट्स निकल चुकी थी, वो डेड बॉडी किसी आम आदमी की नहीं थी, किसी आम शख्स की नहीं थी। वो डेड बॉडी थी विधानसभा मोहम्मदाबाद के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की। जी हां, 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर उस दौरान हमला कर दिया गया। उस दौरान 4 AK-47 और ऑटोमेटिक वेपन से हमला कर दिया गया, जब विधायक कृष्णानंद राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद अपने शागिर्दों के साथ काफिले से वापस लौट रहे थे। पूरी तरह रेकी कर हमलावरों ने विधायक के काफिले पर हमला किया और फिर बाद में कोडिंग लैंग्वेज में ये फोन कॉल वायरल हो गई कि जय श्री राम, चोटी कट गई है। नमस्कार, मैं मयंक राणा नेशन इशू के साथ एक ऐसी ही सच्ची घटना को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। विधायक मोहम्मदाबाद विधानसभा जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश की है। जब जनपद गाजीपुर का नाम हमारे जहन में आ जाता है तो सबसे पहले एक शख्स का हमारे जहन में नाम उतरता है, एक जहन में हमारे आता है, उस शख्स का नाम होता है महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। और जब गाजीपुर का हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमें फिर नाम सूरवीरता में अगर कोई नाम याद आ जाता है, वो आ जाता है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का। और गाजीपुर का ही जब जिक्र होता है तो गाजीपुर के ही जिक्र के साथ हमें नाम याद आ जाता है वीर अब्दुल हमीद का, जिन्होंने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान की नाक में चने चबा दिए। पाकिस्तान अमेरिका के दिए गए टैंकों को लेकर, पेंटन टैंकों को लेकर भारत को जंग हराने के मंसूबों से आगे बढ़ा था, पर वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के गंदे मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो गाजीपुर की धरती वीरों की धरती भी है, पर कृष्णानंद राय की हत्या के बाद इस धरती पर बहुत ज्यादा खून बह चुका था। ये बहुत ज्यादा खून से लथपथ हो चुकी थी और इस सब हत्याकांड की जो जिम्मेदारी किसी पर पहुंची तो उस शख्स का नाम था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी बराबर की ही विधानसभा
मऊ सदर से विधायक थे और जब ये हत्याकांड हुआ तो वो जेल में बंद थे। अब इस हत्याकांड के 2-3 महीने पहले हम जाएं तो 2-3 महीने पहले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव के दौरान मऊ में दंगा भड़क गया था। दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। किसी के हाथ में छुरी थी तो किसी के हाथ में पेट्रोल बम था, किसी के हाथ में तमंचा था तो किसी के हाथ में बंदूक थी। इसी तरह दंगे फैल गए और दंगे में लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दंगे में शहर पूरा कर्फ्यू की जद में था, पर इस कर्फ्यू में जहां आम लोगों को घर से निकलना प्रशासन ने और पुलिस ने पूरी तरह प्रतिबंध कर रखा था, देखते ही गोली मारने के आदेश थे। उन आदेशों के बीच में एक तस्वीर ऐसी वायरल हो रही थी समाचार पत्रों में और टीवी के न्यूज चैनल्स में कि एक शख्स खुली जीप में जीप की छत पर बैठकर अपने पैरों के जीप के शीशे पर रखकर और राइफल लेकर, और उस जीप में 6-7 लोग और सवार थे जिनके सबके हाथ में राइफल थी। वो उस कर्फ्यू में उस शहर में घूम रहा था। उस शख्स का नाम था मुख्तार अंसारी। जब बात मुख्तार अंसारी की ही शुरू हो गई है तो मुख्तार अंसारी के खानदान तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं, खानदान की बैकग्राउंड में हम बात करते हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने जो अपराध की दुनिया में कदम रखा वो 80 के दशक में रखा। पर हम अगर हिंदुस्तान की आजादी से पहले के अगर दौर में जाते हैं तो हम बात करते हैं 1920-1925 के दौरान की। महात्मा गांधी के साथ एक शख्स गाजीपुर में हमेशा दिखाई देता था। उस शख्स का नाम था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे। 1926 से 1927 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया के को फाउंडर थे, सह संस्थापक थे और बाद में वो जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर भी रहे, वीसी भी रहे। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के एक पुत्र थे, उनका नाम था सुभान अल्लाह अंसारी। सुभान अल्लाह अंसारी की जो शादी हुई थी वो एक ऐसे खानदान में हुई थी, उस खानदान की शख्सियत से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान रूबरू था। सुभान अल्लाह अंसारी की जो शादी हुई थी वो हुई थी मोहम्मद ब्रिगेडियर उस्मान के खानदान में। मीन्स सुभान अल्लाह अंसारी के 3 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था सिबगुल्ला अंसारी, दूसरे का नाम था अफजाल अंसारी और तीसरे का नाम था मुख्तार अंसारी। जो मुख्तार अंसारी, अब जो सुभान अल्लाह अंसारी थे उनकी शादी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के खानदान में हुई थी, तो आप ये कहिए कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का ननिहाल था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का घराना। आप अगर इस खानदान की और आगे की शख्सियत की बात करें तो सुभान अल्लाह अंसारी भी कई बार नगरपालिका अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। फिलहाल के राजनीतिक दौर की बात करें तो अफजाल अंसारी 2019 में गाजीपुर से गठबंधन से लोकसभा का चुनाव जीते सांसद हैं, और 2022 की चुनाव की बात करें विधानसभा की तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर से चुनाव जीते, जिस सीट से इनके पिता 1996 से लगातार 5 बार विधायक रहे थे। जबकि जो बराबर वाली सीट है मोहम्मदाबाद से सिबगतुल्ला अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उनके बेटे सिबगतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी इस बार मोहम्मदाबाद से विधायक है। तो परिवार सियासी परिवार था, पर 80 के दशक में जहां पूर्वांचल में कोयला खनन, स्क्रैप के ठेके, पीडब्ल्यूडी के ठेके, रेलवे के ठेके, इन सब की चसक, इन सब की काली कमाई की चसक मुख्तार अंसारी को भी लग गई और मुख्तार अंसारी ने 80 की दशक में पहला अपराध कर दिया।
जो 2002 में कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीता था, उस चुनाव जीतने पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हराया था। इस हार के बाद से ही अंसारी खानदान की जो सियासी जमीन थी वो पूरी तरह खिसक गई थी। इसके बाद ही जो कृष्णानंद राय की हत्या की प्लानिंग की गई और हत्या की प्लानिंग के तहत 29 नवंबर 2005 को हत्या की घटना को अंजाम दे दिया गया। हत्या की घटना के बाद इसमें जो भी गवाही पर आया मुकदमा, तो गवाहों की भी एक क्रम वाइज से हत्या होती रही। शशिकांत राय की भी हत्या हो गई, अक्षय राय की भी हत्या हो गई, विधायक के ही करीबी झिनकू की भी हत्या हो गई। और अब इस हत्याकांड के बाद लगभग 13-14 हत्याएं हो चुकी थी और मुख्तार अंसारी का नाम पूर्वांचल की सियासत में अब तैरने लगा था। मुख्तार अंसारी की अब तूती बोलने लगी थी। ये बात उस दौरान के दबंग और बाहुबली ब्रजेश सिंह को भी खटक रही थी। यहीं से ही ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी शुरू हो गई। ब्रजेश सिंह ने भी मुख्तार अंसारी के काफिले पर तथाकथित हमला कराया था, जिसमें बताया जाता है कि 3 लोगों की मौत हुई थी, बल्कि मुख्तार अंसारी इस हमले में बाल बाल बच गया था। मुख्तार अंसारी जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे, जो खुली जीप में बैठकर कर्फ्यू के दौरान घूम रहा था, इसी दौरान ही पुलिस ने गिरफ्तार कर मुख्तार अंसारी को जेल में डाल दिया था। और जब कुछ महीने बाद त्रिस्तरीय चुनाव में जो दंगे भटके, उसके कुछ दिनों बाद जो कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, इस दौरान मुख्तार अंसारी जेल में ही था। जेल में ही उसे यह सूचना दी गई थी कि जय श्री राम, चोटी कट गई है। चोटी किसी और की नहीं थी, विधायक कृष्णानंद राय की थी। विधायक कृष्णानंद राय धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती थी। लोगों के दिलों पर वो राज करते थे। और इस मैसेज को फोन पर फॉरवर्ड करने वाला, कोडिंग लैंग्वेज में करने वाला और कोई नहीं था। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर गुर्गा, राकेश पांडे और मुन्ना बजरंगी और इन सब शार्प शूटरों की टीम ने इस हमले को अंजाम दिया था। 2005 की हत्या के बाद ही जैसे ही पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम हो गया। मुकदमे पर मुकदमे मुख्तार अंसारी पर अलग अलग थाने कोतवालियों में दर्ज होते रहे। एक मुकदमा जो अगर फिलहाल के आंकड़ों की बात करें तो 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई है। वो बांदा जेल में बंद था। तबीयत खराब होने के कारण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। हालांकि मुख्तार अंसारी के जो छोटे बेटे हैं उमर अंसारी, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि स्लो पॉइजन के कारण मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। इस आरोपों को लेकर प्रदेश सरकार ने एक न्यायिक जांच टीम गठित कर दी है, जो इन आरोपों की पूरी तरह जांच करेगी। पर 2005 से ही अपराध का ग्राफ इतनी तेजी से मुख्तार अंसारी का बढ़ता गया कि उन्होंने एक शस्त्र लाइसेंस जिला अधिकारी गाजीपुर के फर्जी हस्ताक्षर कर जारी कर लिया और फिर उस लाइसेंस पर एक हथियार भी खरीद लिया। जब ये बात फर्जी हस्ताक्षर की जिला अधिकारी गाजीपुर तक पहुंची तो जिला अधिकारी भी मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा सके। पर जैसे ही मामला मीडिया में तूल पकड़ा तो मुख्तार अंसारी पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। इस आर्म्स एक्ट के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। मुख्तार अंसारी के फिलहाल के आंकड़ों की बात करें तो 65 मुकदमे दर्ज थे, 7 मामलों में सजा मिल चुकी है, 8 मामले में दोषी करार थे। पर इन सब से पहले ही अब उनकी मृत्यु हो गई है। मुख्तार अंसारी का एक चेहरा उनके इलाके में रॉबिन हुड छवि वाला भी है।
कुछ लोगों को कहना था कि हमारे लिए वो बहुत अच्छे थे, और ये बात भी उस इलाके में पूर्वांचल की राजनीति में मानी जाती है कि मुख्तार अंसारी ने अपनी विधानसभा में अपने आसपास के रहने वाले लोगों को, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, उनको कभी नहीं छेड़ा। अपने आसपास के लोगों को, जो उनके आसपास मिलने जुलने वाले थे, लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो भी कोई अपराध की दुनिया थी वो अपने लोगों को छोड़कर थी। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि उनके लिए उनका जो बर्ताव था वो सही था, पर अपराध की राजनीति का एक बहुत बड़ा आका, एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुख्तार अंसारी को किसी दौर में कहे जाने लगा था। अब जो फिलहाल गाजीपुर की स्थिति है, लगातार जो डीएम आर्य का अखौरी हैं, जो एसएसपी ओमवीर सिंह हैं, वो पूरे माहौल पर नजर बनाए हुए हैं। आज मुख्तार अंसारी का जनाजे को सुपुर्दे खाक किया गया। सुपुर्दे खाक के दौरान लोगों की बहुत बड़ी संख्या में भीड़ वहां मौजूद रही। मुख्तार अंसारी की जीवन शैली से, मुख्तार अंसारी से जुड़ी घटनाओं से एक चीज हमारे और सभी लोगों के सामने आती है कि मुख्तार अंसारी की जो शैली थी वो अतीक अहमद से अलग थी। अतीक अहमद के जो खानदान की जो प्रोफाइल थी वो बहुत मजबूत नहीं थी, पर मुख्तार अंसारी के खानदान की जो प्रोफाइल थी, 80 के दशक से पहले की बात करें तो मुख्तार अंसारी के जो दादा थे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। पर जब अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने कदम रख दिया तो दिन दिन पर दिन जैसे ही सालें बढ़ती गईं, ऐसे ही अपराध की जो फाइल थी उसमें पन्ने अधिक बढ़ते गए और अपराध की फाइल इतनी मोटी हो गई कि वो भी नहीं उठा सके। जब 2017 में सूबे का निजाम बदला, सूबे की सरकार बदली, तो मुख्तार अंसारी को सूबे की जेलों में मिलने वाली जो सुविधाएं थी वो सभी बंद हो गई। इसलिए पंजाब में एक फर्जी मुकदमा रंगदारी का दर्ज कराया गया और पंजाब की रोपड़ जेल में उत्तर प्रदेश की जेल से मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करा लिया गया। जब इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को लगी कि मुख्तार अंसारी को वहां पूरी तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, सब सुविधाएं दी जा रही हैं, घर का खाना मुख्तार अंसारी को दिया जाता है, और जेल में जो रोपड़ जेल में गिरफ्तारी की गई है वो एक साजिश के तहत की गई है। रंगदारी का मुकदमा दर्ज फर्जी तरीके से कराया गया था जिससे मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेलों से निकाला जा सके। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और ये दलील देती है कि मुख्तार अंसारी पर प्रदेश में 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो उत्तर प्रदेश का अपराधी है, और 19 में उसे रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट कर लिया जाता है और फिर उत्तर प्रदेश में उसे जेल मैनुअल के तहत वैसी ही चीजों का सामना करना पड़ रहा था जैसे अन्य कैदियों को करना पड़ रहा था, जैसे अन्य कैदियों को रोटी खानी पड़ रही थी, अन्य कैदियों को रहना पड़ रहा था। और इस सब चीज से जो कभी कभी मुख्तार अंसारी के फोटो व्हील चेयर पर वायरल आए वो पूरी तरह टूट चुका था। पूरी तरह अपराध की जो दुनिया थी वो उसे अलविदा कह चुका था। वो नए अपराध में, एक्टिव अपराध में उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी एक्टिव अपराध में अब आ सके। एक ये भी दौर था कि एक उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में डीएसपी थे शैलेंद्र सिंह, जब उन्होंने मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाया था, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के तहत ये कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई इसलिए की गई थी कि शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी से एलएमजी लाइट मशीन गन बरामद की थी। लाइट मशीन गन बरामद होने के बाद पोटे की कार्रवाई की गई थी। फिर मुख्तार अंसारी का दबाव, आपराधिक दबाव डीएसपी शैलेंद्र सिंह पर इतना था, और ये बताते हैं कि सियासी दबाव भी बहुत अधिक था। सूबे की हुकूमत भी नहीं चाहती थी कि डीएसपी इस मामले में कोई कार्रवाई करें, मगर डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने अपना हौसला दिखाते हुए मुकदमा लिखा था
मुकदमे में चार्जशीट लगाई थी और उन्होंने इस मुकदमे पे पीछे हटने से मना कर दिया था, पर वो इतने प्रताड़ित सूबे की सियासत से और मुख्तार अंसारी के दबदबे से हो गए थे कि उन्हें डीएसपी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा था। आप सभी के सामने आगे भी हम ऐसी ही किसी सच्ची घटनाओं को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।